हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन सभी कैंडिडेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन सभी कैंडिडेट का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बेरेक्ट है, यानी कि हम सैटरडे और संडे की जो हमारी क्लास रहती है उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं और डिटेल में डिस्कशन आज नहीं होगी, लेकिन मैं बताता रहूँगा जो जो इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यहाँ पर बात की गई है कंज्यूमर एक्ट की, और कंज्यूमर एक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं AIB 18 के अंदर। इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लो बेस पर, जहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर कंज्यूमर एक्ट आता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों से संबंधित है। कौन सी धारा है जो इस बारे में बात करती है। तो वो है हमारी धारा 6, यानी कि यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात कर लेते हैं और सभी धाराओं के बारे में। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, तो सेक्शन नंबर 3 बात करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, तो ये बात करता है प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, तो ये बात करता है सेंट्रल काउंसिल के ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या उनका उद्देश्य है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रोसीजर फॉर द मीडिएशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब यहाँ पर मीडिएशन का जो प्रोसीजर है वो हमारे किस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया है। हिंदी में क्या अर्थ इसका निकल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मध्यस्थता की प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन या कौन सा पर्टिकुलर धारा है जो इस बारे में बात करती है, और वो है हमारी 79, यानी कि सेक्शन नंबर 79 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करती है, जो बात करती है प्रोसीजर मीडिएशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। बात कर लेते हैं बाकी बची हुई धाराओं के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 78 के बारे में, तो 78 क्या कहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर इन सर्टेन केसेस। इसको आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 के बारे में। सेक्शन नंबर 80 किस बारे में बात करता है, ये बात करता है सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। ये सेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, और डिटेल में इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, वो है सेक्शन नंबर 81 जो बात करता है कि सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सेक्शन नंबर 81 में रिकॉर्ड किया जाता है। और पासिंग ऑफ ऑर्डर की भी इसी पर्टिकुलर सेक्शन यानी धारा में बात की गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु कोज ए फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट टू बी मेड with a prejudicial to the interest of the consumer, then what is the punishment imposed upon him। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं। उपभोक्ता कोई भी निर्माता या फिर सेवा प्रदान करता गलत या फिर भ्रामक विज्ञापन बनाता है तो उपभोक्ता के हितों के लिए हानिकारक है, तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात की गई है
कि कोई मैन्युफैक्चरर है जो किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, और हम है कंज्यूमर। अब हम उसको कंज्यूम करते हैं और उसके संबंध में गलत एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि ये तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, बल्कि वो उस चीज के लिए है ही नहीं। यानी कि मिसलीड किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। तो ऐसे में कितनी सजा का प्रावधान है, पहले ऑफेंस होने पर कितनी सजा मिलेगी, बाद के ऑफेंस होने पर कितनी सजा मिलेगी, ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड विद फाइन विद 10 लाख एक्सटेंड हो सकता है, एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट जो कि 5 साल होगी, और 15 लाख तक का यहाँ पर जो फाइन है वो लगाया जा सकता है, में एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पहली बार के लिए सजा 2 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक हो सकता है, और हर बाद के अपराध के लिए सजा 5 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना 15 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए मेक एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेलरीज बाय ब्रोकन अप ए बॉक्स एंड फाइंड आफ्टर सो ओपन द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेलरी इन इट। यानी कि उसने एक बॉक्स ओपन किया, ज्वेलरी मतलब कि चोरी करने के पर्पस के लिए उसने एक बॉक्स को तोड़ा और उसमें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर सेक्शन में पनिशेबल होगा, किस पर्टिकुलर सेक्शन में उसने अपराध किया है, ये आपको पता लगाना है। ही हैज डन एन एक्ट टूवर्ड द कमीशन ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी की है, एंड देयरफॉर इट इज गिल्टी अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द आईपीसी। क्या वो 509 में पनिशेबल है, 510 में, 511 में, या इन सभी में से किसी में भी नहीं है? तो वो पनिशेबल है कहां पर? 511 के अंदर। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 509 की, तो 509 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंटेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। यानी कि वुमेन की मोडेस्टी को क्या करने के लिए कोई भी जेस्चर किया जा रहा है, कोई एक्ट किया जा रहा है जिससे उसको जो है शर्मसार किया जाए। और बात करते हैं 510 की। सेक्शन नंबर 510 किस बारे में बात करता है? मिसकंडक्ट इन ए पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। यानी कि दारू पी के वो पब्लिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, मिसकंडक्ट उसके द्वारा किया जा रहा है, पब्लिकली किया जा रहा है। तो उसके लिए हमारी 510 सेक्शन है, ये भी आपको पता चल गई। अब चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटेड दैट देयर इज नो डेफामेशन। 499 में डेफामेशन की बात की गई है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर अगर कौन सी स्टेटमेंट दी जा रही है तो वो डेफामेशन नहीं होगी इन सभी पॉइंट्स के अनुसार। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्ड टू बी मेड और पब्लिश। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिक कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। थर्ड ऑप्शन है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सत्य का आरोपण जिसे जनता की भलाई के लिए किया या फिर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। दूसरा है लोक सेवक का सार्वजनिक आचरण है। तीसरा है न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रकाशन है, या उपरोक्त सभी है। तो इसमें जो सही जवाब है, आप सभी को भी पढ़कर पता चल रहा है, सभी इसके अंदर आएंगे। और इस तरीके की अगर कोई भी इस तरीके के संबंध में कोई स्टेटमेंट दी गई है उसे हम डेफामेशन नहीं मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक बारी रीड कर लेना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मच पनिशमेंट इम्पोज अपॉन ए पर्सन इफ ही सेल और ऑफर टू सेल एनी प्रिंट और एंग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेन डेफामेटरी मैटर नो दैट इट कंटेन सच मैटर। यानी कि कोई भी डेफामेटरी मैटर किसी चीज के अंदर कंटेन कर उसे सेल कर रहा है, उसको प्रिंट आउट बनाकर उसको सेल कर रहा है, और तो ऐसे में यह हो जाता है कि हाँ भाई ये डेफामेटरी मटेरियल था और इसने क्या किया है, इसको प्रिंट के द्वारा सेल कर दिया है, प्रिंट करके वो उसे बेच रहा है। तो ऐसे में उसे किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पनिशेबल किया जाएगा?
और कौन सा इसका सही जवाब है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि कितनी उसको सजा दी जाएगी। इम्प्रिजमेंट की बात की गई है कि कितनी सजा का प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसमें कोई कोई बात है मान हानिकारक सामग्री वाली कोई भी मुद्रित या फिर उत्कृष्ट सामग्री बेचता या फिर बेचने के पेशकश करता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है, तो उसे जो है 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन इसके लिए आपको पढ़नी होगी, सेक्शन नंबर 502। तो 502 को जो है आपको पढ़ लेना है, डिटेल में एक बार ही समझ लेना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इफ एनी पर्सन इंटेंड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ एनी वुमेन, अटर एनी वर्ड, मेक एनी साउंड, जेस्चर, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और intrude upon the privacy of such women then shall be punished with। क्या हिंदी में अर्थ बनना है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला की गरिमा यानी कि गरिमा को उसको लज्जाजनक कर देना चाहता है, गरिमा का अपमान करने का इरादा रखता है, कोई शब्द बोलता है, कोई आवाज या इशारा करता है या कोई भी वस्तु प्रकाशित करता है या ऐसी महिला को गोपनीयता से हस्तक्षेप करता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है और किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर है। इससे मैं प्रीवियस क्वेश्चन पर यह बात डिस्कस कर चुका हूं, कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए और कितनी सजा का प्रावधान है। तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और सेक्शन कौन सी है हमारी, सेक्शन नंबर 509 जो है इस बारे में बात करती है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डील विद द पेनल्टी फॉर द contravention of the provision of this act and the rule and other रूल ऑर्डर एंड डायरेक्शन, यानी कि इस एक्ट में कोई रूल है, कोई ऑर्डर है, कोई डायरेक्शन दिया गया है, उसका वायलेशन किया जा रहा है तो उसमें उसकी पेनल्टी के संबंध में प्रावधान आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस धारा में देखने को मिलेंगे। यानी कि हिंदी में इसको समझ लेते हैं क्या अर्थ निकल रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिनियम के प्रावधान और नियम, आदेश, निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15 है हमारी। और एआईबी के सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनवायरमेंटल लॉ से भी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन हमें तो सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी ही है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 40 की। ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि गवर्नमेंट जब रिपोर्ट को एनालाइज करती है उसके संबंध में बात करता है। सेक्शन नंबर 16 की बात करें तो कंपनी के द्वारा जो ऑफेंसेस होते हैं उससे डील करता है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 70 की, ये बात करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफेंसेस के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और मैं ये सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है उसे आप हिंदी लैंग्वेज से समझिए, और जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज से समझिए। समझना आपके लिए जरूरी है क्वेश्चन को, और वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद एक बार और सुन लीजिए, इतना इनफ है अगर आप कैच कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा, यहाँ पर नेगेटिव बात की गई है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं है प्रोटेक्ट करने की, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग, अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट। थर्ड ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस material substance as are likely to be cause environmental pollution। फोर्थ ऑप्शन है टू इंस्पेक्ट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। हिंदी में क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति
पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने की केंद्र सरकार की शक्ति नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण को की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्रवाई बनाना या फिर कार्यान्वित करना। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करना। थर्ड ऑप्शन है किसी भी ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया, सामग्री, पदार्थों की जांच जिसने पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का निरीक्षण करना। तो जब आप इस पर्टिकुलर एक सेक्शन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही जवाब क्या है। जब इसकी सेक्शन नंबर 3 को आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल लॉ की, तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये पहले 3 वर्ड शामिल किए गए हैं, चौथे वर्ड को शामिल नहीं किया गया है, और यही हमारा इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। When we stated that any person is a competent to contract, कब हम कहेंगे कि वो अनुबंध के लिए वो सक्षम व्यक्ति है? फर्स्ट ऑप्शन है साउंड माइंड है, ए जो मेजोरिटी प्राप्त की है, और नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्टैक्ट बाय लॉ, पढ़ने से ही पता चल रहा है फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 11 के अंदर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड माइंड? साउंड माइंड का मतलब क्या है? फॉर द प्रपोज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन है इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन अंडरस्टैंड इट एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट as it to itself effect upon his interest, and second option है a person who is usually of unsound mind but occasionally of a sound mind may make a contract when he is of a sound mind। थर्ड ऑप्शन है both 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन है ना ही पहला ना ही दूसरा। क्या यहाँ पर ऑप्शन है यदि उस समय जब वह अनुबंध करता है तो वह इसे समझ सकता है और अपने हित में इस प्रभाव के बारे में तर्क संगत निर्णय ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो आमतौर पर अस्वस्थ दिमाग का होता है लेकिन कभी कभी स्वस्थ दिमाग का होता है, वह तब अनुबंध कर सकता है जब वह स्वस्थ दिमाग का होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। और ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 12 से डील करता है, ये आपको पढ़ लेना इस पर्टिकुलर सेक्शन को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद द फ्री कंसेंट? इस तरीके की बेसिक सी टर्म भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि फ्री कंसेंट कहाँ पर है, कंसेंट को कहाँ पर डिफाइन किया, कोवर्जन को कहाँ पर डिफाइन किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट को किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किस धारा में जो है डिफाइन किया गया है, सहमति की बात की गई है और वो भी स्वतंत्र सहमति की। तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 40 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 40 हमारा सेकंड ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 की, तो ये बात करता है हमारा केवल कंसेंट के बारे में, लेकिन फ्री कंसेंट की बात की गई है सेक्शन नंबर 14 में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 की, तो ये बात करता है कोवर्जन के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 60 की, तो ये बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? अब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है ये आईटी एक्ट 2000 से लिया गया है और आईटी एक्ट से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अब कौन से पर्टिकुलर सेक्शन है जो डील करती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो वो है हमारी सेक्शन नंबर 21। जब आप पढ़ोगे इस आईटी एक्ट को तो सेक्शन नंबर 21 में बात की गई है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की
सेक्शन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन नंबर 22 जो बात करता है वो बात करता है इस लाइसेंस के एप्लीकेशन के संबंध में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की जो बात करता है लाइसेंस के रिन्यूअल के बारे में, और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 के तो ये बात करता है कि लाइसेंस को रिजेक्ट करने का, उसे ग्रांट करने का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मच पनिशमेंट एंड कंपनसेशन impose upon a person if without permission of the owner or any other person who is in charge of the computer system, computer network to access such computer। यानी कि किसी भी कंप्यूटर को उसके ओनर की परमिशन के बिना उसे एक्सेस कर लेना वो भी पनिशेबल है, और उसमें उसको कितनी सजा का प्रावधान है ये आपको यहाँ पर बताना है। 20,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी, 30,000 रुपये, या बाय वे ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द पर्सन सो अफेक्टेड, यानी जितना वो प्रभावित हुआ है उस हिसाब से उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको कंपनसेशन देनी होगी। और फोर्थ ऑप्शन है नो पेनल्टी इम्पोज अपॉन ए पर्सन, कोई भी उसको पेनल्टी जो है इम्पोज नहीं की जाएगी जिसने किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर को एक्सेस किया है बिना उसकी इंफॉर्मेशन के, चाहे वो खुद का ओनर हो या फिर वो इंचार्ज हो उस कंप्यूटर का। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में आपको सेक्शन नंबर 43 को पढ़ना होगा, जहां पर आपको इसका सही जवाब जो है मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ ए लैंड and power to the officer to carry out survey under the right to the fair compensation and transparency in a land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। यानी कि लैंड एक्विजिशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ लैंड एंड पावर ऑफ ऑफिसर टू कैरी आउट सर्वे, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है? ये डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 12 से। तो सेक्शन नंबर 12 के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसको आपको एक बार रीड कर लेना। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की, तो ये बात करता है कि प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बारे में। यानी कि इसकी मैं सब हेडिंग आपको बता देता हूँ। सेक्शन 11 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर ऑफ ऑफिसर देयर अपॉन। बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 जो बात करता है डैमेजेस के लिए क्या क्या पेमेंट होगी, डैमेजेस के लिए पेमेंट की बात की गई है। सेक्शन नंबर 40 बात करता है कि लैप्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो पेशेंस बना के रखिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा वीडियो को, कौन सा सही जवाब आ रहा है। और इसको जो है आपको मेन पॉइंट देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या मेन पॉइंट है और उससे क्या हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। अंडर सेक्शन 19 ऑफ राइट टू फेयर compensation and transparency in the land and acquisition, rehabilitation and resettlement act 2019, the collector shall make an award within how much time from the date of the publication of such declaration। अब ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा डिक्लेयर पब्लिकेशन की जाती है, तो ऐसे में ये कितने समय के अंदर अवॉर्ड की जाएगी ये पूछा गया है। कितने समय के अंदर? 12 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर या फिर 2 साल के अंदर। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। हिंदी में समझ लेते हैं। भूमि में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार एवं अधिग्रहण पुनर्वर्ष एवं पुण्य स्थापित अधिनियम 2018 की धारा 19 के तहत कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कितनी अवधि के भीतर पुरस्कार यानी कि अवार्ड पास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डिसीजन देना होता है, अवार्ड पास करना एक तरीके से ऑर्डर पास किया जाता है, और इसके लिए समय सीमा जो है 12 महीने निर्धारित की गई है। 12th मंथ इसके लिए निर्धारित की गई है। और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा, सही जवाब है वो है हमारा कितना? वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 12 महीने जो है
निर्धारित की गई है। और ये आपको पर्टिकुलर सेक्शन कौन सी पढ़नी है, इसके संबंध में सेक्शन नंबर 25 को रीड कर लेना है। इस एक्ट का कौन से एक्ट का, फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2019 को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ ए आर्बिट्रेटर। इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है, तो वो है हमारी सेक्शन नंबर 11। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की, तो इसमें बात की गई है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 की, तो ये बात करता है ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की, तो ये बात करता है चैलेंजिंग का क्या प्रोसीजर होगा, चैलेंजिंग प्रोसीजर की यहाँ पर बात की गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हु हैज ए पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। और इसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 11 के सब सेक्शन 3 कैपिटल A को आपको पढ़ना होगा, वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ग्राउंड फॉर द डिक्री ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर ए वुमेन। यानी कि वुमेन को, जो कि एक मुस्लिम लॉ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, तो क्या कौन कौन से ये ऑप्शन है जो बात करते हैं उनके पर्याप्त ग्राउंड के बारे में, डिवोर्स लेने के पर्याप्त आधारों के बारे में, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है दैट द वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड हैज नॉट बीन नो फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। सेकेंड ऑप्शन है that the husband has neglect and has failed to provide for the maintenance for a period of 2 year। और थर्ड ऑप्शन है both 1 and 2 and फोर्थ ऑप्शन है none of the above। जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं, तो हिंदू लॉ में यहाँ पर ये, जहाँ पर ये 4 साल की बात की गई है, वहाँ पर 7 साल की बात की गई है। और ये चीज़ तो सेम ही है, मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में, इसके संबंध में प्रोविज़न आप एक बारी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, और वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। ये दोनों ही ग्राउंड है, इसके अलावा और भी बाकी ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। आपको कौन से सेक्शन को रीड करना है, सेक्शन नंबर 2 को रीड कर लेना है। हिंदू कौन से एक्ट का, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। क्रुएलिटी भी एक अच्छा खासा ग्राउंड है जहां पर डिवोर्स ले सकते हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज की बात, हिंदू लॉ की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ की बात हो। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 कॉन्स्टिट्यूट ए लीगल एड कमेटी। लीगल एड कमेटी गठित की गई है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर गठित की गई है, ये हमें पता होना चाहिए। और एडवोकेट एक्ट को तो हमें अच्छे से पता ही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 9A कैपिटल A, क्योंकि इससे हमारे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। AIB एग्जाम के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। तो सेक्शन नंबर 9 हमारा डील करता है डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। सेक्शन नंबर 9 कैपिटल A आपको पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमेटी की बात करता है। सेक्शन नंबर 10 आपका बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी अदर देन द डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। और सेक्शन नंबर 10 कैपिटल A बात करता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बाय द बार काउंसिल एंड द कमेटी देयर ऑफ, इसके संबंध में ये बात करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट फॉर एनरोलमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग moral turpitude। second option है if he is convicted for the offense under the provision of untouchability offense act 1955। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सभी को पढ़ने से ही पता चल रहा है।
और एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि सर प्लीज इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आइएगा ये क्वेश्चन को, इसमें उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट ए चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी ए लेजिटिमेट। तो ये पर्टिकुलर कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 60 इसका जो है सही जवाब है। वहीं पर लेजिटिमेसी की बात की गई है चाइल्ड के संबंध में। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा या प्रावधान करती है कि शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चा भी वैध होगा? ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है बायगेमी के ऑफेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 18 हमारा बात करता है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन। वहां पर कुछ कंडीशन दी गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। सेक्शन नंबर 90 बात करता है कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, और पेटिशन प्रेजेंट करने की बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर की गई है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन नंबर 16। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं।